अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नो प्लास्टिक्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे खुर्रम कामरान साहब से, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टीपीएल ग्रुप के, और आपका पॉलीप्रोपिलीन के शोबे में एक वसी तजुर्बा है। आप पीपी इंडस्ट्री के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंडेंटिंग, ट्रेडिंग और इंटरनेशनल बिजनेस के एक सीनियर कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम कामरान साहब। Walaikum Saud Zafar. Thank you very much for calling me over here and giving me a chance to represent my industry. And there are so many people, but आपने मुझे select किया. Thank you very much for that. नो प्रॉब्लम सर। ये बताइएगा खुर्रम कामरान साहब, आपकी नज़र में पाकिस्तान की जो पॉलीप्रोपिलीन इंडस्ट्री है, इसके क्या मेजर इश्यूज हैं जो अब तक ये अपना शायद वो मकाम हासिल नहीं कर पाई है जिसकी वो हकदार है? सबसे पहले तो वो जो जनरल बिजनेस में जो इश्यूज होते हैं वो वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है, बैंकिंग के इश्यूज हैं, इंटरेस्ट रेट का है, डॉलर पेरिटी एंड जो डिवैल्यूएशन है उसका है। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी ये है कि पॉलीप्रोपिलीन का एक प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे एसोसिएशन है वो गैर फाल है, और एक जमाने में हुआ करती थी, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जो उसके इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचते, सब इंडिविजुअली उसकी एफर्ट करते हैं। लेकिन जो मेन इश्यूज हैं वो ये है कि इसके जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो हमारे पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होता। दूसरा जो बड़ा इश्यू है मैं समझता हूँ, अनइक्वल टैरिफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी आप ये देखें, इसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं जो गैस पे चल रहे हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं जो B1 पे हैं, B2 पे हैं, B3 पे हैं, कुछ फ्री जोन्स के अंदर हैं, कुछ आजाद कश्मीर में है, कहीं सेल्स टैक्स 9% है, कहीं 17% है, कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्सेस की, सेगमेंट्स की, और उसी हिसाब से साइज की, तो जिसकी वजह से ये सारा स्ट्रगल कर रहा है। अगर इसको सारा यूनिफॉर्म कर दिया जाए, सारे टैरिफ को, इलेक्ट्रिसिटी को, टैक्सेस को, और बाकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो ये इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। लेकिन ये जब तक फ्लरिश नहीं करेगी जब तक हमारा बेसिक रॉ मटेरियल हमारे पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होता। इसका बैकग्राउंड में अगर आपको बता दूं, इसको मैं प्रूव करता चलूँ। इंडिया है हमारे साथ, बहुत बड़ी मार्केट है। उसके अलावा वियतनाम है और दूसरे हैं, थाईलैंड है, वहाँ फ्लरिश कर रही है, क्योंकि वो हमारी जो ये बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री है, बट इसमें रॉ मटेरियल का एक्सपोजर इतना बड़ा होता है कि आप 3 महीने का, 2.5 महीने का जो स्टॉक करना पड़ता है, तो वो करोड़ों में चला जाता है, 100 मिलियन से ऊपर एक्सीड कर जाता है। तो उसकी वजह से ये एक इंडस्ट्री बन गया। हालांकि ये कॉटेज इंडस्ट्री है इंडिया में, वो वीकली रॉ मटेरियल खरीदते हैं और वीकली उसकी सेल होती है, और उसी हिसाब से वो अपने कैश फ्लो मेंटेन करते हैं। तो यानी मेजर चंक जो है वो हमारा वो रॉ मटेरियल के अरेंजमेंट में लग जाता है। तो ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि दिस इज अ मेजर इशू। कैश फ्लो का भी मसला है आपकी नजर में? कैश फ्लो इसी वजह से है ना कि उनको 10-10 करोड़ रुपए रॉ मटेरियल में और डेटर्स को वो देने पड़ जाते हैं, जबकि बाहर ऐसा नहीं है। बाहर तो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो वो उनकी लाइन होती है, वो एक वीक पे एवरी वीक उनको रॉ मटेरियल मिलता होता है। हमारे नहीं होता, उनको इंपोर्ट करके 3 महीने की, 2 महीने की इन्वेंटरी मेंटेन करनी होती है। अच्छा खुर्रम कामरान साहब, आपने जो फरमाया, जिस तरह से ये कॉटेज इंडस्ट्री है, अभी तक स्टेबल नहीं है जो ये पीपी इंडस्ट्री है हमारे मुल्क में, क्या बड़ी वजूहात हैं कि सिर्फ इस इंडस्ट्री में अभी तक बड़े प्लेयर्स हैं, कोई मिडिल क्लास लेवल की इंडस्ट्री नहीं है अब तक हमारे यहाँ? ऐसा था कि पहले स्मॉल एंड मीडियम साइज के बहुत थे, तो इकोनॉमी स्केल वर्ल्ड वाइड आपको पता है वो चेंज हो रहा है, चेंजिंग ट्रेंड हो रही है। आबादी, इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से है। हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ, वी आर अमंग द टॉप 5 ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें क्योंकि अनाज है, ग्रेन्स हैं, और वो सारी चीजें पैक होती हैं, फर्टिलाइजर वगैरह, तो वुमन सेक्टर में स्पेशली मैं इंजेक्शन मोल्डिंग और उसकी तरफ बाद में आऊंगा। आपने पॉलीप्रोपिलीन का, तो पॉलीप्रोपिलीन का स्कोप बहुत बड़ा है। मैं पर्टिकुलरली ये वुमन सेक्टर की बात कर रहा था। इसमें पॉलीप्रोपिलीन में तो फिर फिल्म्स हैं, फिर BOPP भी आता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था पर्टिकुलर, आप रिपीट करें प्लीज। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी तक सिर्फ बड़े प्लेयर्स क्यों हैं इस इंडस्ट्री में, कोई मिडिल क्लास लेवल इकोनॉमी, यस आई गॉट इट, इकोनॉमी स्केल बढ़ना शुरू हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, उसके कंजप्शन की भी ग्रोथ हुई मैसिव। फिर क्या हुआ, उसमें पहले स्मॉल और मीडियम साइज के, फिर साइज बढ़ता गया। जाहिर है इंडस्ट्री को 30-35 इयर्स हो गए ऑलरेडी माशाल्लाह पाकिस्तान में ग्रो करते हुए। जिन्होंने बहुत बेसिक 20 लूम से
अपना स्टार्ट किया था, आज वो 200-250 लूम्स के करीब हैं तकरीबन, और 500 टन 600 टन अ मंथ उनकी कंजप्शन जारी है। अगर आप साल पे लेके जाएं तो 1000 टन में है। तो वो उस वजह से फिर इकोनॉमी स्केल ऐसा होगा कि जितनी बड़ी प्रोडक्शन में आप जाते जाएंगे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती जाएगी। तो उसमें क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास इंडस्ट्री थी इसमें वो वाइप आउट होनी शुरू हो गई। अब क्या है कि बिल्कुल बहुत स्मॉल मैन्युफैक्चर है या फिर बड़ा मैन्युफैक्चर, जो मीडियम साइज है वो भी अब ग्रो कर रहा है, और ग्रो करके वो भी निकल के अब लार्ज साइज में आ जाएगा। लार्ज साइज में मैं ये समझता हूँ नॉर्मली जो 300 टन और प्लस में जो आते हैं वो लार्ज साइज में आज भी समझे जाते हैं। आप क्या समझते हैं मुल्क की जो पीपी इंडस्ट्री है इसका साइज क्या है, और अब तक जो मुल्क की तरक्की रही है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है? देखिए, अगर आप इसको ये जो वुवन सैक इंडस्ट्री है उसको आप उसके साथ एलाइड इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे लोगों ने लगाई हुई है, तो वो जो इंडस्ट्री और वो जो ग्रुप्स हैं अगर आप उसका देखें तो तकरीबन 3.5% से 4.5% जीडीपी तक का कंट्रीब्यूशन है इस इंडस्ट्री का। अराउंड मैं आपको फिगर बताऊं, तकरीबन 2,80,000 टन से लेके 300,000 टन of yarn grade is being imported into Pakistan। तो अब आप उसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसके बाद फिर इसको प्रोसेसिंग करके उसके बाद उसमें मैन पावर है और वो सारी चीजें अगर आप एज ए होल लगाएंगे तो 3.5 से 4% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल है। अच्छा, और तकरीबन 125 इंडस्ट्रीज हैं और मैं समझता हूँ तकरीबन 5,500 लूम्स होंगी इसमें जो वर्केबल कंडीशंस में, जो वर्किंग कंडीशंस में, और भी बहुत सारी हैं, बट लेकिन उनको मैं काउंट नहीं करता और उनको 2 यूनिट को 1 यूनिट काउंट करता हूँ। अच्छा, so there are 5,500 units of circular looms which are producing these woven bags। एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, जी जी, why we are entire world in that we are not adopting the automation in the industry। automation is bit expensive। दूसरे इंडिजीनियस मशीनरी हमारे यहाँ नहीं बन रही है, स्पेयर पार्ट उसके हमारे यहाँ नहीं क्वालिटी के प्रोड्यूस हो रहा है, तो सारे एवरीबडी इज इंपोर्टिंग दोज स्पेयर पार्ट एंड एसेंशियल इक्विपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स। तो दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हैवी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है हमारे मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, आपका इतना एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में, पीपी वोवन बैग्स और पीपी इंडस्ट्री में रहा है पॉलीप्रोपिलीन की, एक्सपोर्ट्स में अब तक क्यों साइजेबल कंट्रीब्यूशन हमारा अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है वो नहीं रहा है? क्या सिर्फ हम लोकल कंजम्पशन को ही पूरा कर पाते हैं? बिल्कुल जी, हमारे एक्सपोर्ट है बट साइजेबल नहीं है। उसका हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर है ओवरऑल वो दे आर वेरी डिफिकल्ट। या तो डीडीआर लेना पड़ता है या ड्यूटी ड्रॉबैक लेना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है, और वो उसमें बहुत मुश्किल होती हैं जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स अवॉइड करना चाहते हैं। वो इजी सेल करना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर हम रिफंड के चक्कर में पड़ गए तो हमें 2-2, 4-4 साल लग जाएंगे, और उसमें आपको पता है सारा कि उसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है। फिर रिफंड्स के अंदर आपको बहुत लंबा लंबा क्यू में इंतजार करना पड़ता है, आपके सारे कैश फ्लोज वो जो है वो खराब हो जाते हैं। उसका मेजर फैक्टर वही है जो मैंने पहले आपको बताया था, अगर लोकली प्रोड्यूस रॉ मटेरियल होते, अब हम वी आर इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट एंड फार ईस्ट, वी आर पेइंग अराउंड $40 and $30 a ton on the cost of raw material, plus we are paying taxes on it। पोर्ट के हैं, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट के हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं। This government is trying to make the business easier, make the export easier। इंटरेस्ट रेट इन्होंने बहुत कम कर दिया है, ड्यूटीज तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म कर दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ अगर थोड़ा सा अवेयरनेस अगर इस इंडस्ट्री को हो जाए, they are capable to export it। Reason is the blessing of devaluation। आप हंसेंगे मेरे ऊपर, why I'm calling it blessing। देखिए, डिवैल्यूएशन के जहां बहुत सारे नुकसान हैं वहां बहुत सारे फायदे भी हैं। आपका जो एक यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी समझे 22 से 24 रुपए के दरमियान है, थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी में, उसको आप डिवाइड करते हैं 167 से, तो आप मेरे ख्याल से इंडिया से नीचे आ जाएंगे if you in terms of dollar as far as per unit of electricity is concerned। बांग्लादेश से नीचे आ जाएंगे। सिमिलर इज द केस विद द लेबर। इंडिया में जो है
वो आम ईच लेबर जो है वो 20,000 रुपए का है और आपके अभी 20,000 रुपए का है। जो इंडिया का 20,000 रुपीज है वो आपके 30,000 रुपीज या 35,000 रुपीज के बराबर है। उसको 167 से डिवाइड करें, इट कम्स अराउंड $170 जो आपको लेबर अवेलेबल है। तो मैं अगर आप इसकी कॉस्ट को ओवरऑल गैदर करें तो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट डॉलर्स में इन सबसे कम आ जाती है, वो आपका एडवांटेज बन जाता है। ओके तो लेकिन चूंकि रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं तो वहां आपको वो सारे जो है ना वो ये खा जाता है इनको सारे एक्सपेंस जो एडवांटेजेस है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि वी आर एट पार, वी हैव पोटेंशियल, वी कैन डू दैट। हमारे कुछ इंडस्ट्रीज को जरा मूव करना पड़ेगा, कुछ सेगमेंट ऐसे हैं तो मैं बाकी सबको बताता हूँ। FIBC है वर्ल्ड के अंदर, चाइना से मार्केट शिफ्ट होके सारी इंडिया, बांग्लादेश एंड वियतनाम में आई है। इंडिया की चाइना की एक्सपोर्ट जो FIBC जम्बो बैग जो बड़े वाले बैग्स होते हैं वो ट्रेमेंडसली ड्रॉप हुई है और इंडिया, वियतनाम एंड बांग्लादेश की 300% इंक्रीज हुई है फॉर द लास्ट 3 years जस्ट बिकॉज ऑफ द लेबर कॉस्ट। हमारे रीजन में जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत सस्ती है डिवैल्यूएशन की वजह से। मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में भी, वियतनाम में भी, बांग्लादेश में हमारे यहाँ तकरीबन नेट पार है। मेरे चाइना के अंदर $1,100 है एक लेबर की पर मंथ सैलरी, मिनिमम वेज जिसे कहते हैं स्किल्ड लेबर की, और आपके यहाँ कितनी है? $170. अब now you can compete with them very easily. These countries are competing with them. So हमें जरा सी एफर्ट की जरूरत है, समअप करना है और थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाए तो हम ये निकल जाएंगे इसमें से इंशाल्लाह। प्लस एक और चीज है, जी 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 13 इकोनॉमिक जोन जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं वहां सारे जो है वो ड्यूटी फ्री होंगे, टैक्स फ्री होंगे। अभी मैं ये समझता हूँ दैट वुड बी अ मेजर शिफ्ट ऑफ द इंडस्ट्री। अभी उसका फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। जो बाकी दूसरे रीजन में लगाए हुई है जिन्होंने इंडस्ट्री, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, वो कैसे कम्पीट करेंगे उन्हें अभी ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां टैक्स फ्री है, जोन है सारे वो, और यहाँ आप टैक्सेस सारे पे कर रहे होंगे। या तो इनको वहां शिफ्ट करने के लिए ऐसे मौके दें, लेकिन ऑफ कोर्स मैं बता रहा हूँ इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ है सिंस वी आर इन इंडेंटिंग बिजनेस। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जो ड्यूरिंग द लास्ट 6 months हमारे जो गुजरे हैं पहले ये लॉकडाउन में, it was a nightmare for the indenters and for the every businessman and the trading companies. But now for the last 1 month and 2 months something like that, अब ऐसा है कि इतनी कॉल्स आ रही है माशाल्लाह कस्टमर्स की और इंडस्ट्री से। एवरीबडी वांट्स टू हैव पुट अप इंडस्ट्री आल्सो एक्सपेंशन में और दूसरे में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, वो होम फाइनेंसिंग सस्ती हो जाएगी, आपको ऑटोमोबाइल आप मॉर्गेज बहुत इजी कर सकेंगे। तो ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमारी इंडस्ट्री भी सफर कर रही है, इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई गैप हम पूरा नहीं कर पाते। सही है। अच्छा, आपने जो इतने जबरदस्त पॉइंट्स बताए हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, क्या मेजर ऐसे पॉइंट्स आप दोबारा से उन पे एम्फसाइज करना चाहेंगे कि वो अगर लिए जाएं मेजर स्टेप्स तो हमारी इंडस्ट्री, पीपी इंडस्ट्री, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है? और मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं इस इंडस्ट्री का आप पाकिस्तानी? भाई उसमें सबसे ज्यादा तो ये है कि जो पुरानी मशीन्स हैं उनको रिप्लेस करें। ये मैं अपने फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अपने अल्टीमेटली वर्ल्ड मार्केट को कम्पीट करना होगा। प्लस ये कि जो जहाँ बड़े प्लेयर्स हैं, आपने कहा था ना जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, वो पुरानी मशीन्स को रिप्लेस करते हैं आफ्टर एवरी 6, 7, 8 years में करते जाते हैं, अपग्रेड करते जाते हैं। दे आर सर्वाइविंग और इकोनॉमी स्केल उनका बड़ा होता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हमारी सिटीज हैं, मैं आपको बताऊं जो लाहौर, कराची के अलावा जो और हैं और पेशावर के अलावा छोटे जो शहर हैं जहाँ ये इंडस्ट्री है, वो सेकेंड हैंड मशीनरी लगाते हैं, थर्ड हैंड मशीनरी लगाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो कैसे कम्पीट करेंगे उनको जिनके पास नई मशीनरी लगी हुई है। सही। और उसके अलावा एफिशिएंसी आपको मैंने बताया था, ऑटोमेशन में आप जाए अगर वो आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, रेगुलर मेंटेनेंस है, प्लस स्किल्ड लेबर अगर हो तो उनको बहुत प्रॉपर समझ होगी कि क्या है, वेस्टेज को कम करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। प्लस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज जो होंगी, लोड शेडिंग जहां नहीं होती, वो भी बहुत बड़ा रीजन है आपकी अच्छी एफिशिएंसी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे आज खुर्रम कामरान साहब, आपने बड़ी जबरदस्त और टू द पॉइंट और फिगर्स के साथ बातें की हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और नो प्लास्टिक्स के बारे में जाते जाते आपकी राय, आपके मशवरे
हम जरूर उनको वेलकम करेंगे। ये प्लेटफॉर्म ये बहुत अच्छी एफर्ट है और मैं ये समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को इन चीज़ों की बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी। और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं और वेस्टर्न और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके यहाँ ऐसी कोशिशें और ऐसी एफर्ट्स रहती हैं जो जिनको लोगों को अवेयरनेस रहती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन and what could be done properly to have a better solution of increasing the efficiency, increasing the production and improving from all corners. So मैं ये समझता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, किसी ने स्टेप लिया और इनिशिएट कर रहा है इसको। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे और भी इदारे खड़े होंगे और आके ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, और आप भी मेरे ख्याल से आके इसको किसी आपका भी प्लान होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेकर आ जाएंगे कि जहां तमाम इंडस्ट्रीज आके स्टैंड करेंगी और उनकी इंप्रूवमेंट के लिए आप लोग ज्वाइंट एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह इंडस्ट्री के साथ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हमारा यही इरादा है कि अपनी इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ को हम प्रमोट करें, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें ताकि इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ को मजीद बढ़ाया जा सके। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नाज़रीन अपना फीडबैक, थैंक यू नाज़रीन, अपना फीडबैक नो प्लास्टिक्स के बारे में ज़रूर भेजिएगा। हमारे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए सऊद ज़फ़र को, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।